डीके शिव कुमार आखिर कैसे बन रहे हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री? चाणक्य उन्हें कांग्रेस पार्टी का कहा जाता है। किन किन मुश्किलों से पार पाके वो यहाँ तक पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, क्योंकि उनको तोड़ने की, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। डीकेएस का सफर जो है वह इतना आसान और इतना सिंपल नहीं है जितना कि अब लगता है कि इज पावरफुल लीडर। अगर आप इन दक्षिण कर्नाटक के 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर जो जेडीएस का प्रभाव था, जो एच.डी. देवेगौड़ा का प्रभाव था, उनके पुत्र एच.डी. कुमारस्वामी का जो प्रभाव था, तो उन सब के बीच एक वोकलिगा लीडर बन के उभरना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो केसेस चले, खासकर उनको जेल भेजा गया, रेड्स हुई उनके घर पर, दफ्तरों पर, हर जगह पर, लगता था कि निपट जाएंगे डीके शिव कुमार, लेकिन डीके शिव कुमार अब जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सीबीआई की जांच हुई थी, ईडी की जांच हुई थी, इनकम टैक्स के केसेस उनके खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ चले थे जब बीजेपी का शासनकाल था। तो ये काफी लंबी लड़ाई थी। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की। जी हां, बड़ी खबर आ रही है दक्षिण भारत से। एक ऐसा भारत का हिस्सा सिर्फ बचा है जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम 2 राज्यों में वहां सरकारें हैं और वहां पर एक बड़ा, एक तरह से चेंज ओवर हो रहा है। तख्ता पलट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्रियों की अदला बदली हो रही है। अब तक सिद्धरमैया बहुत ही पॉपुलर नेता कर्नाटका के, और इसके अलावा ये माने जाते रहे कि क्राइसिस मैनेजर हैं, कि जब जब संकट आता है एक तरह के संकट मोचक का काम करते रहे सिद्धरमैया। लेकिन उनकी जगह अब डीके शिव कुमार, डीकेएस उनको प्यार से कहते हैं, उनके चाहने वाले, वो अब नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई है और इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि 4 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की बात है। इसका मतलब कि बहुत सारे महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, जो फिलहाल चाहते हैं कि अब 2.5 साल के बाद अब उनका नंबर आ रहा है तो उनके उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डीके शिव कुमार, जैसे मैंने कहा, मैंने खुद भी द वायर के लिए उनका इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू को यहाँ पर देखिए। इसको कई लाख लोगों ने देखा था। डीके शिव कुमार एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी पूरा सफ़र इस तरह का रहा कि उन्होंने अमित शाह की तमाम तरह की साजिशें, तरकीबें, उनको ख़त्म करने की, उनका कद कम करने की, उनको जेल भेजने की, उस सब को एक तरह से उन्होंने धता बताते हुए, एक चाणक्य उन्हें कांग्रेस पार्टी का कहा जाता है और वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक व्यक्ति अब मुख्यमंत्री बन रहा है, जिसको जेल तक भेज दिया गया, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे साबित किए गए, हर तरह का फाइनेंशियल जो धांधली के मुकदमे थे, इसके अलावा और भी कई चीज़ें थीं, जिनको सबको पार पाके डीके शिव कुमार आखिर कैसे बन रहे हैं अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ी खबर है। विजय ग्रोवर जी इस वक्त बैंगलोर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। विजय ग्रोवर, सबसे पहले तो यही बात है कि ये डीकेएस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके समर्थकों के लिए और वो लोग जिन्होंने इनकी राजनीति को देखा है, उनके लिए एक तरह का बहुत ही सरियल, यानी एक ऐसा जो लम्हा जो सच न लगे, रियल न लगे, उस तरह का ये एक लम्हा है। अरफा, सबसे पहले ईद मुबारक। और जिस तरह से ये आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, बखूबी दिखाता है कि किस तरह से कर्नाटक आज एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पे कि एक इम्पोर्टेड कांग्रेसमैन और एक लॉयल कांग्रेसमैन के बीच में जो पावर हैंड ओवर हो रहा है, ये इतना स्मूथ होगा शायद कांग्रेस पार्टी ने खुद इसका एक अनुमान नहीं लगाया था। और हमने जब से खबर दिल्ली से पहले ब्रेक हुई थी कि राहुल गांधी सिद्धरमैया से मिले और उन्हें स्टेप डाउन करने को कहा गया था, तो ऐसे लग रहा था कि शायद एक रीजनल लीडर, क्योंकि अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो सिद्धरमैया शायद जो स्टेचर उनका है दक्षिण भारत में, अब उतना पावरफुल लीडर कोई भी नहीं है। और उनको जो सपोर्टर्स थे वे हैरान हो रहे थे कि कैसे कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि आप रिजाइन करिए। हालांकि एक अनऑफिशियल एग्रीमेंट की बात तो शुरू से चलती आ रही है 2023 से अरफा, कि ही वाज सपोज टू हैंड ओवर पावर, लेकिन 6 महीने का वक्त उससे ऊपर निकल गया 2.5 साल के बाद में। तो लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, और आपने भी देखा है कि जिस तरह की गारंटीज की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आई है स्टेट में,
उस तरह की जो परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर की थी कि शायद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसे एक वेल परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करने के लिए। लेकिन जब ये हुआ और काफ़ी अनरेस्ट सा माहौल बना था यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे कमिंग टू टर्म्स, और जिस तरह से कल ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, आपने देखा कि किस तरह से सारे नेता मिले वहाँ पर, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिद्धरामैया ने, आई थिंक सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू हिज सपोर्टर्स ऑल्सो, टू हिज पार्टी ऑल्सो, टू द हाई कमांड ऑल्सो, और देश के अन्य लोगों को भी, कि वह साफ तौर से दिखाना चाहते थे कि मैंने जो करना था मैं कर चुका हूँ, और अब इसके बाद ये मत समझना कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, किसी मार्गदर्शक मंडल में जा रहा हूँ। आई विल कंटिन्यू टू बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स एंड फाइट कम्युनल फोर्सेस। ये जो चीज, जो एक सेंटेंस उन्होंने बोला था, वह एक साफ संकेत था इस बात का कि ही मे बी डाउन बट ही इज नॉट आउट। और उन्होंने इस बात को साफ तौर से दिखा दिया था अरबा। तो क्लियरली ये जो ट्रांजिशन हुआ, थोड़ा एक ड्रामेटिक जरूर स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतना स्मूथली हो गया। अब जिम्मेदारी है डी के शिव कुमार के ऊपर, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी समथिंग बिग ऑन जी, हिज शोल्डर्स। मैं आती हूँ उनकी तरफ, और विजय ग्रोवर जी मैं आती हूँ उनकी तरफ, और आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि सिद्धरमैया एक तरह से एक आइकॉनिक चीफ मिनिस्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, जिनको सबसे ज़्यादा सत्ता में रहे हैं वो कर्नाटका में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके तौर पर देखा गया, क्या उनके लिए कोई राष्ट्रीय रोल ऐसा हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी की तकदीर बदल दे? क्योंकि दिल्ली से बैठकर तो हम राष्ट्रीय तस्वीर को ज़्यादा देख पाते हैं, लेकिन मैं डीकेएस की तस्वीर मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह की मंजर कशी कीजिए हमारे राष्ट्रीय, खासकर जो नॉर्थ इंडिया के दर्शक हैं उनके लिए, क्योंकि मैं ये तो अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो जो कर्नाटका है वहाँ तो ही इज़ इंसेनली पॉपुलर। डीकेएस का मैं जिक्र कर रही हूँ, मुझे याद है इंटरव्यू के बाद जो कमेंट सेक्शन में जिस तरह से लोग उनके बारे में कह रहे थे, और अब आखिरकार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में मुझे, हमें थोड़ा सा उनके सफ़र की तरफ लेके चलिए कि किन किन मुश्किलों से पार पाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, क्योंकि उनको तोड़ने की, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। चुनाव से ठीक पहले का एक पूरा साल मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम रहा है। जी अरफा, आपने बिल्कुल सही कहा। डीकेएस का सफर जो है वह इतना आसान और इतना सिंपल नहीं है जितना कि अब लगता है कि इज पावरफुल लीडर। बिकॉज जब वह आए थे रामनगर डिस्ट्रिक्ट से और पहली बार एमएलए बन के आए थे, तो अपना एक जो कास्ट का स्ट्रेंथ था उसके अलावा शायद उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो वोकली का पॉलिटिक्स थी वह काफ़ी स्ट्रांग थी, डोमिनेंट थी, खास करके दक्षिण कर्नाटक में। क्योंकि अन्य जात जो थी, लिंगायत और कुरुबास, वह उत्तर कर्नाटक में ज़्यादा पावरफुल थी, और मंड्या मैसूर रीजन जो है पूरा ये एक वोकली का बेल्ट है। लेकिन वहाँ पर भी अपनी एक साख जमाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर आप इन दक्षिण कर्नाटक के 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो जेडीएस का प्रभाव था, जो एच डी देवेगौड़ा का प्रभाव था, उनके पुत्र एच डी कुमार स्वामी का जो प्रभाव था, तो उन सब के बीच एक वोकली का लीडर बन के उभरना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वे ये जेडीएस से नहीं थे और कांग्रेस को वहाँ पर इन्होंने एंट्री दिलाने की कोशिश की थी। तो दैट बाय इटसेल्फ वाज रिमार्केबल कि आप एच डी देवगौड़ा जैसे एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन के दायरे में, उनके ही बेल्ट में आप अपनी जगह बनाते हो, और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड भी किया। आपने बेंगलोर साउथ से अपने भाई को भी एमपी बनाया, और जिस तरीके से उन्होंने हेड ऑन लिया था उनको, मैं कहूँगा दैट वाज समथिंग दैट ही वाज नोटिस्ड फॉर, एंड दैट इज वेयर ही बिकेम द मैन फ्राइडे। अगर मैं बोलूँ तो मैन फ्राइडे एक एग्जैक्ट वर्ड उनके लिए बिफिट होता है, क्योंकि एस एम कृष्णा को जब भी कोई संकट, कोई भी क्राइसिस होता था, तो वह सबसे पहला जो व्यक्ति उनके दिमाग में आता था वह डी के शिव कुमार था। हमने देखा कि डॉक्टर राजकुमार के किडनैप के टाइम पे भी जब वीरप्पन के साथ नेगोशिएशन होनी थी कि डॉक्टर राजकुमार को छुड़ाया जाए, तो एस एम कृष्णा उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये जिम्मा पूरा जो है डी के शिव कुमार को दिया था, जिन्होंने कि रजनीकांत और तमिलनाडु से और जो नेता थे जो कि उनके साथ मिलके डॉक्टर राजकुमार की रिहाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ, वह चलते चलते आज ये स्टेज है कि वह
कांग्रेस हाईकमांड के मैन फ्राइडे बन चुके हैं कि कहीं पे भी संकट होता है तो उनकी एंट्री हो जाती है। लेकिन मुझे बताइए कि असम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की बात तो आपसे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे भाजपा और यहाँ जो तमाम संघी ताकतें हैं और ये सैफरन जो पावर्स हैं, खासकर उन्हें माना जाता है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, और उधर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कैसे उन्होंने उनसे टकराव लिया, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। उस सफ़र के बारे में ज़रूर बताइए कि उनके ऊपर जो केसेस चले, खासकर उनको जेल भेजा गया, रेड्स हुई उनके घर पर, दफ्तरों पर, हर जगह पर। लगता था कि निपट जाएंगे डीके शिव कुमार, लेकिन डीके शिव कुमार अब जो हैं वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो क्या, मैं दो सवाल के दो हिस्से हैं, पहली बात तो इस सफ़र के बारे में बताइए, और क्या जो उनके ऊपर ये एग्जिस्टिंग केसेस हैं उन्हें एक कमज़ोर मुख्यमंत्री बनाते हैं? अरफात, अगर मैं पहले सवाल का जवाब दूं तो उसमें ये है कि डीके शिव कुमार काफ़ी फ्लैम्बॉयंट रहे हैं, और आज से नहीं, शुरू से ही वे काफ़ी एक उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका चलने का अंदाज, और जो रिसेंटली पिछले 2-3 साल में उन्होंने अलग अलग शॉल्स ओढ़ने का जो एक स्टाइल बनाया है, जिसको कि काफ़ी लोग कॉपी भी करने लग पड़े हैं यहाँ पे कर्नाटक में। तो एक फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल में वो एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जीते आए हैं एज एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि उनके कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और अच्छा खासा बिजनेस इंटरेस्ट भी उनकी फैमिली के रहे हैं। और इन सब के बीच ये लाजमी था कि उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन पर सवाल समय समय पर उठते आए हैं, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि जिस तरह से सीबीआई की जांच हुई थी, ईडी की जांच हुई थी, इनकम टैक्स के केसेस उनके खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ चले थे जब बीजेपी का शासनकाल था। तो इन सब के साथ चलते चलते अगर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि कहीं ना कहीं वो साफ दिख रहा था कि इट वाज नॉट रूटीन इंक्वायरीज, इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंक्वायरीज। आपको अगर याद हो कि जब इनको अरेस्ट किया गया था दिल्ली में और इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, तो तब भी सोनिया गांधी इनसे मिलने गई थी कस्टडी, सीबीआई की कस्टडी में। और ये चीज साफ तौर से दिखाती है कि पार्टी इनके साथ तब से खड़ी रही है और ऑलवेज इनको सपोर्ट किया है। तो जो आपने बोला कि चाणक्य के खिलाफ इनकी जो टक्कर थी, अमित शाह के खिलाफ जो इनकी लड़ाई थी, तो ये काफी लंबी लड़ाई थी और कई जाने माने वकील इनके बिहाफ पर केसेस लड़ते आए हैं। कुछ में रिलीफ मिला है, कुछ केसेस में अभी भी रिलीफ मिलना बाकी है। तो ये एक बहुत हेड ऑन जो इनका एक टक्कर थी, उसने इनका कद जो है थोड़ा और ऊंचा कर दिया। हालांकि बीच बीच में आरोप भी लगते थे कि बीजेपी के कुछ नेता शायद इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई चाहते थे। इनकी पार्टी के खुद कुछ लोगों के नाम बीच में आते थे कि वे भी शायद चाहते हैं कि डीके शिव कुमार का टीचर जो है उसको कहीं पर अंकुश लगाया जाए। तो ये चीजें जो हैं, इन्होंने काफी खुलकर इनका लड़ाई किया, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज इनके लिए अभी भी रही है। और जहां तक रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर के लिए भी इनको ये दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जब पावर शेयरिंग की बात हुई थी तब भी इस पर सवाल उठे थे कि क्या जो सीबीआई और ईडी टेम्परली स्लीप मोड में है, क्या वो ओवर एक्टिव हो सकती हैं, क्या वे दोबारा इन पर जो केसेस हैं उनको किसी तरह से रीओपन करने की कोशिश कर सकती हैं। क्योंकि जो डीके शिव कुमार का टेम्परामेंट है वह काफ़ी एग्रेसिव अदरवाइज है और काफ़ी बोल्ड रहा है, क्योंकि वह अगर फैसला करते हैं और उस फैसले पे वो जनरली पीछे नहीं जाते। आपको याद होगा। और मुझे लगता है कि विजय, हमने जो अब तक का रिकॉर्ड देखा है पिछले 12 साल में, वो यही है कि हर तरह के कारोबार करने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो कि बीजेपी के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके करीबी रहते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, यहाँ तक कि बलात्कार तक के मुकदमे चल रहे हों, तब भी आप पैरोल पे वापस आ सकते हैं और बीजेपी के लिए कैंपेन कर सकते हैं। चाहे आपके पर कितने भी संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में से होके गुजर जाइए तो आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या किसी भी विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपना ढंग से, ईमानदारी से धंधा भी नहीं कर सकते। तो ये साफ तौर पे हमने देखा है। अब आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ जो सिद्धरमैया को लेकर है। मुझे ये बताइए कि उन्होंने, आप ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे ये कह दिया कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, किसी भी मार्गदर्शक दर्शक मंडल में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कोई राष्ट्रीय, एक नेशनल रोल की तलाश की जा रही है उनके लिए,
दूसरी बड़ी बात यह है कि अब चूंकि वो यहाँ से फारिग हो गए कर्नाटका से, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, कई और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं, क्या इस तरह का कोई रोल टेकअप करेंगे वो? देखिए, अगर उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल कन्नड़ा में जो है सिद्धरामैया की, वह एक्सीलेंट है। इंग्लिश में भी इट इज़ एन एवरेज स्पीकर मैं बोलूँगा, लेकिन हिंदी शायद उनका कभी भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रहा है। और यही बात उन्होंने भी कही और बोला कि मैं राज्यसभा एमपी बन के कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, एंड आई डोंट वांट टू डू इट। आई एम हैप्पी इन द स्टेट, और स्टेट में रहकर ही वे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि आई विल बी एक्टिव इन फाइटिंग कम्युनल फोर्सेस। तो वो जो उनका एक स्टांस रहा है, जो अहिंदा का, जो बैकवर्ड कास्ट के लिए लड़ने का, जो माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ने का, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो पॉलिटिक्स उन्होंने पिछले 50 साल में की है, आगे के लिए भी वह उसी तरह की राजनीति कर्नाटक तक ही सीमित रह के करना चाहते हैं। हालांकि आज भी प्रयास किए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा कि उनको दोबारा कन्विंस करके एक सेंट्रल रोल दिया जाए, ताकि दो पावर सेंटर न बने कर्नाटक में। लेकिन मेरा मानना यह है, और कई और लोग भी इस बात को मानते हैं, कि डीके शिव कुमार अगर सिद्धरामैया के साथ और उनके मार्गदर्शन में कर्नाटक में ही राजनीति करेंगे, तो 2028 का चुनाव उनके लिए जीतना, कांग्रेस के लिए भी जीतना आसान होगा। क्योंकि अगर सिद्धरामैया ने बगावत ही करनी होती, अगर सिद्धरामैया ने रिबेल करना होता, या उन्होंने रोड़े अटकाने होते डीके शिव कुमार के लिए, तो वे कल इतनी सहजता से इस्तीफा देकर उनके साथ एक ही विमान में दिल्ली तक नहीं आते और अलग अलग। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कुछ मतभेद जरूर रहे हैं दोनों नेताओं के बीच में, लेकिन ये जो ट्रांजिशन एकदम से स्मूथ हो गया, ये एक संकेत है कि सिद्धरामैया कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड इन कर्नाटका। एंड जो वोकली का सपोर्ट तो डीके शिव कुमार को जरूर मिलेगा, लेकिन जो अहिंदा, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज का सपोर्ट है, वह सिद्धरामैया की मौजूदगी और उनको साथ लेकर ही उनको मिल सकता है। तो जो ये दोनों की जोड़ी जो थी 2023 में भी कांग्रेस को लाई थी कर्नाटक में, यही जोड़ी अगर 2028 में साथ होगी, तभी कांग्रेस सोच सकती है कि वे 2028 में कर्नाटक में चुनाव जीत सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय ग्रोवर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर है ऐसे समय में जबकि पूरी भगवा ताकतें एकजुट हो रही हैं, जो हमारे तमाम स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो पूरे तरीके से मैं कहूँगी एक कॉम्प्रोमाइज़, समझौतावादी स्थिति में है। ऐसे में इस तरह के जुझारू और जो तजुर्बेकार नेता हैं, उनकी ज़रूरत कर्नाटका में भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी, खासकर ऑपोजिशन के लिए। लेकिन बहुत आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, और दर्शक मेरे इस बात को कहीं भूल ना जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी कि अगर मुख्यमंत्री पद से वो हट गए हैं सिद्धरामैया, तो दो पावर सेंटर के तौर पर ऐसा ना हो कि कर्नाटका में दरार पैदा हो कांग्रेस में। इसलिए भी वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय रोल कोई ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।